स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो गाइस देखिए कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सीरीज यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, तो जितना हो सकता है अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये बात याद ध्यान में रखिएगा कि जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जो होता है वो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे भारत का पहला सदस्य माना जाता है, इसी तरीके से राज्य का जो पहला सदस्य है वो राज्यपाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करी जाती है, किसके द्वारा जारी करी जाती है, वो जारी करती है आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आपको ये रिपोर्ट जारी करी जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो करते रहिएगा। तो देखिएगा, तो महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है। ठीक है, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बेसिकली कितने खंभों की है, तो याद रखेंगे ये 8 खंभों की। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। ठीक है, जो मानव है वह डाइजेस्ट किस चीज़ को नहीं कर सकता है इनमें से, तो देखिएगा इसमें जो आपका सेलुलोज होता है, बेसिकली सेलुलोज क्या है, ये आपका जानवरों के द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज जो है वो एनिमल्स पचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन है वो सेलुलोज नहीं पचा सकते। बाकी अगर बात करते हैं स्टार्च, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं इंसान के शरीर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है। अब क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और याद रखेंगे ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, वो हो जाती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसे आकृति वाले रचनाएं होती हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया किस चीज़ पर उंगली जैसे आकृति वाले, मतलब हाथ की उंगली जैसे उस पर निशान होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे, ये होंगे आपके अमीबा में। ठीक है, अमीबा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिर्फ एक कोशिका वाला जीव ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, तो कहते हैं कि डैश यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। ठीक है, यूएन चार्टर का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो देखिएगा यूएन का स्थापना दिवस बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन स्थापना दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि निम्न में कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित करी गई। ठीक है, एक फिल्म है जिसका नाम है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित किया गया, वह कौन सी हो जाएगी, पाथेर पंचाली। देखिए ये पाथेर पंचाली जो मूवी है बहुत ही शानदार है, इनके लिए यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिले थे। तो ये सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित करी गई मूवी है एक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीखाजी कामा द्वारा डैश में फहराया गया था। अब भीखाजी कामा जो हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज या फिर तिरंगा को जो फहराया गया था वो आपको बताना है वो कहाँ पे फहराया गया था। तो याद रखेंगे जर्मनी 1907, कहाँ पे, जर्मनी में 1907 में इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तिरंगा। अब एक चीज़ याद रखेंगे, तिरंगे का यहाँ पे जो रेशियो कितना होता है, 3:2 रेशियो होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तिरंगा जो है किसके डिजाइन किया था, ये किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने इस तिरंगे को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो इसमें कहते हैं किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, एक कैबिनेट मिशन था जो आपने देखा पढ़ा होगा, तो उसमें कहते हैं कि संविधान सभा का प्रस्ताव उसने रखा था। याद रखना कौन सा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक, 1946 वाली जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना डैश में शुरू करी गई थी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जब शुरू करी गई थी उसकी डेट क्या थी, वो थी 2014। क्या थी, 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो इसमें एक कंप्यूटर का प्रश्न है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। अब स्प्रेडशीट की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा प्रोग्राम नहीं है, वो हो जाएगा यहाँ पे उबंटू। उबंटू जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। अगर कैल्सी एक्सेल ये सारे के सारे स्प्रेडशीट में आते हैं, उबंटू आपका स्प्रेडशीट में नहीं आता।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो होते हैं किस चीज़ के घटक है? तो सभी को पता है कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, साइंस का बहुत ही बेहतरीन है। कहते हैं कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो डैश में मौजूद होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है एक जेली जैसा द्रव है जो कहाँ पे मौजूद होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। कहाँ पे? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर। ठीक है, इस झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखेंगे ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, फतेह सागर झील। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ओलंपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसके सारे के सारे प्रश्न रिलेटेड जरूर देख लीजिएगा। तो आप कहते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1896। 1896 में क्या हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो बेसिकली बहुत पुराने साल की बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कब हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? अब यमुना नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्वी सीमा, हरियाणा के पूर्वी सीमा में यमुना नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 64 योगिनी जो मंदिर स्थित है ये है मुरैना मध्य प्रदेश में। कहाँ? मुरैना मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली जो मतलब वर्ल्ड मिल्क डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक बार हमने इसको कराया भी था, तो ये हो जाएगा 1 जून को। कब? 1 जून को हम वर्ल्ड दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखा तो कहते हैं पहली बार तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, अब देखिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है? सबको पता है कि 31 मई को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार जब मनाया गया था 31 मई 1987 में। कब? 31 मई 1987 को पहली बार मनाया गया था। और उसी डेट को लेकर हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं धूम्रपान या फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। चलिए ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है, हिंदी का जो सबसे पहला समाचार पत्र था ये तो उदंड मार्तंड हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में ये पूछा ना जाए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। उदंड मार्तंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि उदंड मार्तंड का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कठिन बनाने के लिए। तो उदंड मार्तंड का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 30 मई 1826 को। कब? 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डैश में की गई थी। ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जब करी गई वह डेट थी 1984। कब? 1984 में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कठिन लग रहे हैं, लेकिन भैया कठिन ही पढ़ना है क्योंकि सारे इजी नहीं आएंगे। कुछ इजी भी आएंगे और कुछ कठिन भी आएंगे। बेसिकली 50% इजी आएगा, 25% मॉडरेट आएगा, 25% आपका पेपर जो कठिन आता है, तो सभी को पता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपको कि इजी वाले तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कठिन जो करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो आपकी CFC होती है वो ओजोन परत का मुख्य कारण है। ओजोन का यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा, ये होगा O3। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शामिल नहीं था? अब 2019 में जो भारत रत्न दिए गए थे उसमें से एक शामिल नहीं थे, वो कौन हो जाएंगे? राजेश आचार्य। बाकी देखें प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख, इन सबको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सभी को पता है राजस्थान में। और राजस्थान भारत के किस तरफ पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है? तो ये पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। याद रखें कहाँ? पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगली बात कर लें तो कहते हैं
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। अब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, ये हुई थी 1825 में, 1885 में, ठीक है। और यहाँ पे इसके सदस्य कौन थे, ए वो हुम ने इसके संस्थापक थे बेसिकली, तो इन्होंने किया था। अब यहाँ पे देखिए, इस समय बोलते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये इस समय थे यहाँ पर लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो सभी को पता है कि इसकी चिंगारी मंगल पांडे के द्वारा करी गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो उनको बंदूकें मिलती थी उसमें क्या होता था, ये गाय व फिर सुअर का जो मांस लगा होता था उसको मुंह से निकालना पड़ता था, इसी के कारण यहाँ पर ये विद्रोह भड़का था सबसे पहले मंगल पांडे की तरफ से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। जो पाचन या डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखेंगे, पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। किसमें, अमीनो एसिड में, और सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि एक प्रायोगिक उपग्रह जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, ठीक है। तो याद रखें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रदर्शित किया था। तो याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रोहिणी, ठीक है, रोहिणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं मलेशिया की मुद्रा क्या है। एक प्रश्न है यहाँ पर, मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, स्टैटिक जीके में आ सकता है। तो ये हो जाएगी रिंगित। क्या होगी, रिंगित जो है ये मलेशिया की मुद्रा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जो संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है वो इसमें क्या हो जाएगा, वो होगा आपका मनोरंजन। ये संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता। बाकी परिवहन, सीवेज, ये विद्युत, ये संरचनागत सुविधा, यानी कि इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा कार्य करती है, लेकिन मनोरंजन जो है ये आपके इसके अंदर ये सुविधा बेसिकली नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद में मनी बिल को, यानी कि जो आपका धन विधेयक है उसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। धन विधेयक जो परिभाषित किया गया है सभी को पता होना चाहिए कि यह अनुच्छेद 110 में है। अब अनुच्छेद 110 में है तो, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मनी विधेयक जो यहाँ पे धन विधेयक है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि लोकसभा बिल है या फिर मनी बिल है या फिर ये साधारण बिल। तो याद रखेंगे ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये साधारण बिल है या फिर यहाँ पर जो धन विधेयक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बीच डैश एक संयुक्त उद्गम है, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बीच में एक संयुक्त उद्गम किस चीज़ के बीच में है, तो भारत और रूस के बीच में है। याद रखेंगे किसके बीच में, भारत और रूस के बीच में। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। समानता के अधिकार की अगर बात कर लेते हैं, देखिए तो इसमें किसमें 14 से 18 के बीच में, ठीक है। 14 से 18 के बीच में हम समानता का उल्लेख करते हैं। जिस तरीके से अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत नहीं करेगा। 18 में क्या होगा, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, यानी कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेगा। और 16 में क्या कहता है, 16 में कहता है कि सभी यहाँ पर कानून के लिए समान हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप याद में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा कराया गया था। राजा चोल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो याद रखेंगे ब्रह्मदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है। अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का जो प्रभाग नहीं है वो कौन सा होगा, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर पहला ही राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो है, ये जो नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका भाग नहीं है। अगर डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन और सर्वेक्षण डिजाइन अनुसंधान विभाग और फील्ड ऑपरेशन डिवीजन ये सारे के सारे इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारत के योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी। अब योजना आयोग के कर दिया गया, इसको नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, वो रहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना जरूरी कि योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी, तो देखा गया 1950 में। कब, 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम अगले देख लेते हैं। अब अगले में कहा गया कंप्यूटर की शब्दावली में ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा,
तो ये यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो है आपका ये होगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आपका बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहता है शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ है। ठीक है, कॉमेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि कुछ अब जो उल्का पिंड वगैरह आके जल जाते हैं, ठीक है, लंबी लंबी पूंछ के कारण हमको दिखाई देते हैं आसमान में, तो कॉमेट जो है ये किसका शब्द है बेसिकली, तो याद रखेंगे ये यूनानी शब्द है कॉमेट। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, भारत के जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो कौन हो जाएंगी, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगी एम फातिमा बीबी। सभी को पता होना चाहिए एम फातिमा बीबी जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। अब हॉकी से जो संबंधित है वो टूर्नामेंट यहाँ पे जल्दी से देखिए, तो ये हो जाएगा रंगास्वामी कप। कौन सा है? रंगास्वामी कप जो है ना ये हॉकी से संबंधित है अपने भारत का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, कहते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन से हो जाएंगे, तो बहुत ही आसान है, जी शंकर कुरूप। कौन हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप। ये मलयालम के लिए इनको दिया गया था सबसे पहले, और ये कितनी भाषा में दिया जाता है, जितनी भी भाषाएं आपके जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उसमें सबको आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण इसमें से एक नहीं है। अब जो सुनामी का कारण इसमें से नहीं है वो देखिएगा तो बहुत ही आसान है, आपका हो जाएगा पहला मृदा अपरदन जो है, इससे किसी भी तरीके की कोई सुनामी नहीं आती। हाँ, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, समुद्र के अंदर भूस्खलन हो जाए, समुद्र के अंदर कोई बड़ा हिस्सा इधर उधर खिसक जाए, तो ये क्या होंगे, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये आपके रीजन होते हैं सुनामी आने के। और सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी स्पेलिंग तो टी से शुरू होती है। ठीक है, अब ये शब्द जो है ये जापान का है। कहाँ का? जापान का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गोल क्रम इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। अब गोल क्रम में अगर बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा तंत्र इनमें मौजूद नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र। क्या होता है? श्वसन तंत्र जो है गोल क्रमी में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें तो कहते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस की बात करें तो सबसे पहले जो भारतीय थे ये हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। अब रेडियोधर्मी यानी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके जो उत्सर्जित विकिरण होते हैं उनको मापने के लिए जो यहाँ पे यूनिट है क्या डिसाइड करेगी? क्यूरी। किसके द्वारा डिसाइड करेगी? क्यूरी इसको डिसाइड किया गया, ये इसकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिव मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को मापने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 50 में कहता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना जो करी गई थी किसके द्वारा करी गई, तो सभी को पता है कि अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, इनका नाम जो था वो हसन गंगू भी था और अलाउद्दीन बहमन शाह भी था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन देख लें। गाइस क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं तो कहते हैं भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो देखिएगा जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ पे मुंबई, इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। जो पटना है उसमें गोल घर जब बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था बेसिकली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए। क्या होगा? अनाज रखने के लिए ये गोल घर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष करी गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जब करी गई थी वह डेट कौन सी थी? 1919। कब थी? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन सा होता है। अब ग्राम कचहरी की अगर बात कर लेते हैं इसका प्रधान कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सरपंच। ठीक, क्या होगा? सरपंच इसका राइट आंसर हो। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो यहाँ पे कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। ठीक है, जो यंग यूरोप है इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यहाँ के मेजनी। क्या होगा? मेजनी जो थे ये यंग यूरोप के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा
जो साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1915 में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि झारखंड का गठन कब हुआ था। अब देखिए इस समय क्या है, कई सारे राज्य गठित हो रहे थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 नवंबर 2000। क्या होगा, 15 नवंबर 2000 राज्य का गठन किया गया था, झारखंड राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, ये 1977 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा जनता पार्टी। क्यों, क्योंकि पहली बार इसको यहाँ पे मिला था जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ठीक है, लोकतंत्र की अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं तो यही परिभाषा होती है जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। अब एक यहाँ पे देखिए मंदार पहाड़ी है, मंदार हिल जिसे कहा जा सकता है। तो देखिएगा ये किस जिले में है, ये बांका जिले में स्थित है। कहाँ पे है, बांका जिले में स्थित है मंदार हिल की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो आतंकवाद है। ये क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये तो मैन मेड है, यानी कि जो है ये प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक है, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे उच्च यानी कि उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो लोकतंत्र की सफलता है ना, सबसे आवश्यक इसमें कौन सी चीज़ होती है। तो अब देखिए लोकतंत्र कब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा जब मजबूत जनमत होगा। जनमत का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जनता है ना वो अगर मजबूत अपना इरादा रखेगी तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है एक लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। ठीक है, जो सुनामी है ना ये किस स्थान पर आती है। तो देखिएगा जो सभी को पता है तटीय क्षेत्र पे आएगी, समुद्र में सुनामी आती है तो तटीय क्षेत्र में ही आएगी। तो ये आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो याद रखेंगे क्योंकि आपदा प्रबंधन आपके कोर्स में है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये कहते हैं कि बेसिकली ये पंचायत समिति इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पंचायत समिति इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगी कि ये पंचायती राज व्यवस्था का एक दूसरा जो स्तर माना जाता है, क्योंकि त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज व्यवस्था। अब यहाँ पे एक जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले इसको लागू कहाँ किया गया था। तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में इसको लागू किया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है, चावल की अगर बात कर लेते हैं तो किस प्रकार की जलवायु का ये पौधा है। फिलहाल होता तो पूरे इंडिया में है, तो याद रखेंगे उष्ण आर्द्र। क्या होगा, उष्ण आर्द्र जो जलवायु है क्लाइमेट का ये पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। अब साइमन कमीशन वापस जाओ का आपने नारा सुना होगा कि साइमन गो बैक हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 1928 में आया था। अब इसका विरोध क्यों हुआ था कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे, वो इसलिए क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बिल्कुल यहाँ पे यही एक कारण था। ठीक, बाकी कारण जो थे वो सेकेंडरी हो जाएंगे, प्रमुख कारण यही था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। अब आधुनिक मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं इसका कौन सा एक रूप होगा। तो सभी को पता है इस समय क्या चलते हैं, कागज के नोट चलते हैं। तो कागज के नोट इस समय क्या होंगे, आधुनिक मुद्रा में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। अब जो राज्य की विशेषता नहीं है वो कौन सी हो जाएगी। तो देखिएगा ठीक है, एक तो आप देखेंगे कि जनसंख्या ये राज्य की विशेषता है, संप्रभुता राज्य की विशेषता है, लेकिन सरकार जो है राज्य की विशेषता थोड़ी ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कौन सा है। जिस देश की नेशनल इनकम जो अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाता है। तो सभी कहता है डेवलप हो जाता है, यानी कि वो विकसित देश कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे विकसित देश। और भारत कैसा है, ये विकासशील देश है। ठीक है, अमेरिका जो विकसित देश है, विकासशील विकसित में यही फर्क है कि ये विकास हो रहा है अभी और अमेरिका विकसित हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 70 क्वेश्चन हमने किए, 70 में से आप जितना किए हैं जरूर बताइए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने 70 में से बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।